Assalamualaikum, this is Mohit Pirzada, just checking out in a hotel room from a hotel room in mid west। और आपको पता है कि 12 बजे होता है चेकआउट टाइम। तो इस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में तकरीबन 9 बजे का वक्त है। लेकिन जब तक ये वीडियो देखेंगे उस वक्त हिंदुस्तान पाकिस्तान बर सग़ीर में नॉर्थ अफ्रीका में मशरिक़ वस्ती में आधी रात के करीब का वक्त होगा। बिकॉज मेरी कोशिश होगी कि इसमें मैं बाज़ हेडलाइंस जो हैं वो ऐड कर सकूँ। अब इस स्टेज के ऊपर मैं दुनिया भर की बहुत सी डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के हवाले से, मशरिक़ वस्ती के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से मेरे सामने है, अमेरिका के हवाले से मेरे सामने। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसे मैं इसके इंट्रोडक्टरी जो कमेंट्स के अंदर रखना चाहता हूँ। फिर मैं ये कमरा खाली करूँगा और सड़क के किनारे बैठ के बाकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगा। वो क्वेश्चन ये है कि इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान अमेरिका के अंदर जिस किस्म की मुलाकातें कर रहे हैं, एक कैंपेन का वो हिस्सा है। इसी तरह से पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसों, जुलूसों, सेमिनार्स, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, रैलीज का जो सिलसिला शुरू कर रखा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का सपोर्ट बेस जो है वो यूरोप में, दुनिया भर में 27 जुलाई से लेकर 13 या 14 अगस्त तक जो मुख्तलिफ रैलीज, कैंपेन, जलसों का सिलसिला शुरू कर रहे हैं, इसका टोटल इफेक्ट क्या होगा? इसे कैसे देखा जा सकता है? क्या इसके नतीजे में इमरान खान की रिहाई जो है वो मुमकिन हो सकेगी? पिछले 24 घंटे में फैसल करीम कुंडी जो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हैं, वो बात तो किसी और इशू के ऊपर कर रहे थे। अर्सवाइल फाटा के उसके दोबारा से जो मर्जर है केपी में, उसके हवाले से वो प्रेस से बात कर रहे थे। उनसे वहाँ ये सवाल पूछा गया कि इमरान खान के साहिबजादे जो कैंपेन चला रहे हैं, जो वो पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में जो कैंपेन चल रही है, इसका आप क्या रिजल्ट देखते हैं? तो ये मेन उनका सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे इमरान खान की कोई रिहाई फौरी तौर पे कामयाबी उसमें नज़र नहीं आ रही है। और मेरा नहीं ख्याल कि इमरान खान के साहिबजादे जो हैं वो पाकिस्तान आ सकेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग कमेंट था, इसलिए कि चंद दिन पहले आपको याद होगा मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो हैं इमरान खान की हमशीरा, उन्होंने कहा था कि कासिम और सुलेमान को पाकिस्तान आने के लिए किसी वीज़े की ज़रूरत नहीं है, उनके पास नायकॉप कार्ड है। इसका मतलब है कि हुकूमत की, क्योंकि गवर्नर है और ज़ाहिर इनसाइडर है, इसका मतलब है कि नायकॉप कार्ड हो या वीज़ा हो या जो भी हो, जो मर्ज़ी और मंशा है इस वक्त शरीफ सरदारी आसिम रजीम की, वो ये कि इमरान खान के साहिबजादों को पाकिस्तान में दाखिल नहीं होने देना। ये कोई पहली दफ़ा वैसे नहीं है, ऐसे भी माजी में बहुत दफ़ा हुआ है। जनरल मुशर्रफ के ज़माने में 2006, 7, 8 में ये हुआ था, 9 में, 2006 और 7 में हुआ था, जब पहले शहबाज शरीफ साहब ने, उसके बाद नवाज शरीफ साहब जो हैं अब वो पाकिस्तान एयरपोर्ट पे पहुंचे थे, लेकिन उनको वहीं से एयरपोर्ट पे ही गिरफ्तार करके, डिटेन करके वापस चलता कर दिया गया था। अब क्या इमरान खान के साहिबजादों के साथ भी ऐसा ही होगा? और अगर इमरान खान के साहिबजादों के साथ ऐसा होगा तो जाहिर है कि उसकी भी एक बहुत बड़ी खबर और हेडलाइन जो है वो बनेगी। क्वेश्चन फिर यही है कि इस सारी चीज़ का एंड रिजल्ट जो है वो क्या निकल सकेगा? जब हम इसका एंड रिजल्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं तो हमें दो डेवलपमेंट्स को हमें साइड पे देखने की मजीद ज़रूरत है, कम अज़ कम। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं। एक आप ये देखिए कि वाशिंगटन के अंदर मार्को रूबियो के साथ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब की मुलाकात करना, और उसके बाद मार्को रूबियो का ट्विटर के ऊपर ट्वीट पे उनका पाकिस्तान की जो मदद है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और फिर मादनियात के हवाले से उनका एक ट्वीट करना, उनकी एक स्टेटमेंट जो है वो सामने आना। एट द सेम टाइम जिस वक्त उन्होंने ये मुलाकात की, उन्हीं 48 घंटों का जो टाइम पीरियड है उसमें पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, जिन्होंने अब अपने आप को खुद फील्ड मार्शल का टाइटल दे रखा है, वो चीन में होते हैं, जहां चीन के वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात करते हैं, और वहां के फॉरेन मिनिस्टर जो है वांग यी, उनसे भी वो मुलाकात करते हैं, और सीपेक के हवाले से और चीज़ों के हवाले से उनकी मुलाकात होती। अब ज़ाहिर है अगर मैं ये कहूँगा कि ये मुलाकातों का ताल्लुक पाकिस्तान की रियासत से नहीं है, बल्कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के ज़ाती मफादात से है, उनके इक़्तिदार से है, तो बहुत से लोगों की, हो सकता है आप में से जो लोग अदरवाइज़ इमरान खान को सपोर्ट करते हों, आपको भी ये बात नागवार गुजरे। क्योंकि जो हमें सिखाया गया है स्कूल कॉलेज से और पाकिस्तान के प्रोपेगेंडे से, वो ही बताया गया है कि ये तो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की चीज़ें हैं, इस पे क्रिटिसाइज़ ना करें। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत तल्ख़ ये है कि शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम की जितनी भी एंगेजमेंट होती है दुनिया में, वो किसी पाकिस्तान के लिए नहीं होती। पाकिस्तान बेचारा तो महज़ एक तस्वर है। ये सारी की सारी एंगेजमेंट, लेवरेज, ये रियल एस्टेट की डील्स की बात करना, ये मादनियात की बात करना, ये क्रिप्टो करेंसी की बात करना, रेयर अर्थ मेटल, ये सारी चीज़ें, दहशतगर्दी में हम आपकी मदद करेंगे, फ़लाँ को पकड़ के हवाले कर देना,
इन तमाम चीज़ों का ताल्लुक जो है वो रिजीम के अपने ज़ाती इंटरेस्ट से होता है। तो ये भी मीटिंग्स के ज़रिए इन्होंने अपने लेवरेज में इजाफ़ा किया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के साहिबजादों की जो मीटिंग्स हैं, जो वो कर रहे हैं, जो आप जान चुके हैं कि ख़ासे सेनेटर्स के साथ मीटिंग्स उन्होंने की, कहीं लंच कर रहे हैं, कहीं डिनर कर रहे हैं, कहीं उनकी तस्वीर आ रही हैं। पाकिस्तान के अंदर भी एक हरकत है, यूरोप में भी एक आपको मूवमेंट नज़र आएगी और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जो है उसकी भी कुछ ना कुछ हलचल उसकी हो रही है। जिस हवाले से गुज़िश्ता 24-36 घंटे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें महमूद खान अचकज़ई जो हैं उन्होंने एक बहुत ही अच्छा क्रेडिबल मौक़िफ़ रखा था और सलमान अकरम राजा ने भी वहाँ पे उन्होंने तकरीर की थी। तो ये सारी चीज़ें मिल के इनका एंड रिज़ल्ट जो है वो क्या निकलेगा, इसके ऊपर मैं अब एक सड़क के किनारे बैठ के कमेंट करता हूँ। बिकॉज़ होटल की लॉबी के अंदर मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा शोर भी है और बहुत ज़्यादा म्यूज़िक है, बड़ा ब्लास्टिंग किस्म का म्यूज़िक है। जितने रेस्टोरेंट्स हैं उन सब के अंदर भी बड़ा म्यूज़िक है। और फिर जब मैं सड़क के किनारे बैठ के बात करूँगा तो थोड़ा-सा मैं इस शहर के हवाले से भी बात करूँगा जहाँ मैं इस वक़्त मौजूद हूँ और जहाँ से मैं अब निकलने वाला हूँ। वो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था ना, निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बड़े बेआबरू होके तेरे कूचे से हम निकले। होटल वाले बड़े ज़ालिम थे, उन्होंने 1 मिनट एक्स्ट्रा नहीं दिया। उसके बाद मैंने सड़क के ऊपर ये वीलॉग रिकॉर्ड करने की कोशिश की, लेकिन वहाँ पे ट्रक्स का और ट्रैफिक का इतना शोर था कि कान पड़ी आवाज़ खुद मुझे सुनाई नहीं देती थी। अब मैं गाड़ी में बैठ के इसको कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मसला ये है कि इसकी एयर कंडीशन, इतनी गर्मी है यहाँ पर, और मैं पाकिस्तान में खौम रोते थे गर्मी को, यहाँ बहुत गर्मी है शदीद किस्म की मिड वेस्ट के अंदर, और एयर कंडीशन मैंने चलाया हुआ है। अब होप यही है कि जो माइक्रोफोन लगाया हुआ है ये इसके एयर कंडीशन के जो आवाज़ है उसे कैप्चर ना करे। मैं हूँ कहाँ पे? मैं अमेरिका के मिडवेस्ट के शहर सेंट लुइस में हूँ। इसका एंग्लिसाइज नाम सेंट लुइस है। ये और बात है कि 1764 के अंदर जब ये शहर फ्रेंच कॉलोनाइजर्स ने क्रिएट किया था, फ्रेंच उन्होंने इंटरेस्ट ने क्रिएट किया था, तो ये सेंट लुई था उस वक़्त के जो 14th जो लुई द 14th जो है उनके नाम पे इसे रखा गया था, लेकिन आहिस्ता इसका नाम जो है वो एंग्लिसाइज हो गया। यहाँ मिडवेस्ट में ट्रैवल करते हुए आपको अमेरिका की तारीख जो है वो भी बहुत समझ आती है। आपको समझ आती है कि जो एक्चुअल ओरिजिनल 13 कॉलोनीज थी ईस्ट कोस्ट के ऊपर, उनके पास बहुत कम ज़मीन, बहुत कम रकबा था, और अमेरिका का जो साइज़ आज इतना बड़ा है 40 लाख स्क्वायर मील का, ये सारा का सारा जो है बुनियादी तौर पे जंगो जदल से कॉन्क्वेस्ट के ज़रिए और ख़रीदारी परचेज़ के ज़रिए जो है हुआ है। और इस शहर के अंदर आपको लुजियाना परचेज़ या लुजियाना जो है उसकी बहुत सी उसको कमेमोरेट किया जाता है शहर में। यहीं मेरा ख्याल है शायद उसका एग्रीमेंट हुआ था, और इसे यहाँ पर आपको एक बहुत खूबसूरत आर्च है सेंट लुइस के अंदर जो कमेमोरेट करती है, याद दिलाती है लुजियाना परचेज़ की और अमेरिका की वेस्टवर्ड एक्सपेंशन की। तो ये बहरहाल इस शहर की तारीख है, और अगर आपको मौका मिले, मैं तो आई एम श्योर कि जो लोग पाकिस्तानी अमेरिकन यहाँ रहते हैं अमेरिका के अंदर, उनमें से अक्सर लोगों ने सेंट लुइस को देखा हुआ होगा। हो सकता है आधे लोग, मेरा अभी मिजूरी की स्टेट है, अभी कुछ लोग कहेंगे नहीं मिजूरी इस तरह से नहीं होता, इस तरह से होता है, लुइस इस तरह से नहीं था, लुइस था, ये वाले होंगे। तो बहुत ज़्यादा लोगों ने इसको देखा हुआ होगा इस शहर को। मैंने पहली दफ़ा देखा है, मेरे ख्याल बहुत खूबसूरत शहर है, और अगर नहीं देखा किसी ने तो उसको यहाँ पर ज़रूर विज़िट करना चाहिए किसी वीकेंड के ऊपर, देखने वाली जगह है। अब आएँ पाकिस्तानी सियासत की तरफ। इमरान खान के साहिबजादे कासिम और सुलेमान की अमेरिका में प्रेजेंस, उनकी मुलाकातों की तरफ। यूरोप भर में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने प्रोटेस्ट और रैली स्पैन कर रखी हैं 27 जुलाई से लेकर 13-14 अगस्त तक, उनकी तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म से जो कुछ कहा जा रहा है, पाकिस्तान में जो रैलीज़ निकाली जा रही हैं, जो कुछ पॉडकास्टर्स कह रहे हैं, उन तमाम चीज़ों की तरफ मैं समझता हूँ कि इन तमाम चीज़ों को, और एट द सेम टाइम पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब और इंटरिम जो पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब की अमेरिका में जो एक्टिविटीज़, और इस तरह से पाकिस्तान के आर्मी चीफ का चीन में जाके चीन के फॉरेन मिनिस्टर और वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात करना, जिनके बारे में मैंने आपको कहा कि इनका पाकिस्तान की रियासत से या पाकिस्तान की रियासत के इंटरेस्ट से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये खालिस्तान पाकिस्तान का शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम के पॉलिटिकल इंटरेस्ट में किए जाने वाले इनिशिएटिव हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मेरा एनालिसिस ये कहता है, डॉट कनेक्टिंग ये कहती है कि इन्हें एक ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में एक बड़ी पिक्चर के तौर पे देखने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जो है वो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जब इनको हम जोड़ के देखते हैं तब हम इस सवाल को जवाब दे सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो सारी मूवमेंट है और इमरान खान के साहिबजादों की जो कोशिशें हैं, ये कोई इसका क्या नतीजा जो है वो निकल सकता है। इस हवाले से अगर आप ये देखें कि गुज़िश्ता 24-36 या कह लें 40 घंटों के अंदर
पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसहाक डार साहब ने दो किस्म की कम्युनिकेशंस की हैं, दो किस्म के मैसेजेस उन्होंने जनरेट किए हैं एक ही इशू के ऊपर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के हवाले से। अमेरिकन थिंक टैंक में अटलांटिक काउंसिल में बात करते हुए बहुत सोचे समझे तरीके से उन्होंने वहाँ पर ये आर्गूमेंट डेवलप किया, दलील दी कि जिस तरह से डॉक्टर आफिया सिद्दीकी जो हैं उनको एक अमेरिकन कोर्ट ने सज़ा दे रखी है और हम उसके बारे में अमेरिकन कोर्ट के ऊपर नुक्ताचीनी नहीं करते, इसी तरह से पाकिस्तान में अगर इमरान खान, आर्गूमेंट उनका ये था, पता नहीं इमरान खान का उन्होंने शायद उसमें नाम लिया या नहीं लिया, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो एक्टिविस्ट हैं उनको चूँकि अदालतों ने सज़ा सुना रखी है, इसलिए उसके ऊपर अगर आपके ऊपर, यानी यहाँ पे ये खालिस्तान अमेरिकन ऑडियंस के साथ बात कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर प्रेशर है भी, और प्रेशर कहाँ से है, प्रेशर है पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की तरफ से, अवाम की तरफ से, तो आपको फिर ये याद रखना चाहिए कि हमारे ऊपर भी आफिया सिद्दीकी के हवाले से पाकिस्तानी अवाम का बड़ा प्रेशर है, लेकिन हम अमेरिका के अदालतों को रिस्पेक्ट करते हैं और समझते हैं वगैरह वगैरह। जब इसके ऊपर एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान के मीडिया की तरफ से, पॉडकास्टर्स, वीलॉगर्स, अवाम, सियासी वर्कर्स की तरफ से एक एक्सपेक्टेड रिएक्शन और रद्द-ए-अमल हुआ, तो फिर इसहाक डार साहब ने एक दोबारा पुराना हैट पहना, उन्होंने एक ट्वीट किया और उसमें उन्होंने कहा कि जनाब आफिया सिद्दीकी के लिए PMLN की पोजीशन, हुकूमत की पोजीशन जो है वो हमेशा से बड़ी वाज़ेह है, हमने उनकी पोजीशन ली है। असल हकीकत यह है कि आफिया सिद्दीकी के हवाले से ना तो पाकिस्तान के लोगों को कहीं सही हकीकत बताई गई है, ना ही अमेरिका के अंदर लोगों को और ज़राए अबलाग को असल हकीकतें बताई गई हैं। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो मैं इसके ऊपर एक अलग प्रोग्राम कभी कर सकता हूँ, लेकिन इसहाक डार साहब ने कमाल होशियारी से प्लानिंग करके ये सोचा समझा, ये हो नहीं गया, उन्होंने यहाँ पर एक आर्गूमेंट प्लेस किया है जिसके ज़रिए उन्होंने अमेरिका के अंदर अपने लेवरेज को बढ़ाने की उन्होंने कोशिश की। अब डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वाले मामले से आगे चलें और देखें दो चीज़ें साइमल्टेनियसली होती हैं। इसहाक डार साहब जो हैं वो वाशिंगटन में अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यानी फॉरेन मिनिस्टर मार्को रूबियो के साथ मुलाकात करते हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब उसी 48 घंटे की विंडो के अंदर चीन के फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वांग यी उनके साथ मुलाकात करते हैं, और वहाँ से भी तस्वीर इशू होती हैं और यहाँ से भी मार्को रूबियो भी तस्वीर इशू करते हैं, पाकिस्तान की एम्बेसी भी पिक्चर इशू करती है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि मार्को रूबियो खुद से ट्वीट करते हैं, उसमें इसहाक डार के साथ अपनी पिक्चर जो है वो करते हैं, पिक्चर उसमें रिलीज़ करते हैं, पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं, दहशतगर्दी में कॉपरेशन के हवाले से, मादनियात का दोबारा से जिक्र होता है। पाकिस्तान का जो मौजूदा रजीम है, शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम, उसकी आपको थोड़ी सी तारीफ़ करनी पड़ेगी और मानना पड़ेगा कि वो अपने ज़ाती सेल्फिश इंटरेस्ट के अंदर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, डेलिकेट बैलेंसिंग एक्ट कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिकन जियो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ और ट्रम्प फैमिली के इंटरेस्ट के साथ, और दूसरी तरफ चीन के इंटरेस्ट की तरफ। अब जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो लंच मीटिंग करके गए हैं आप अमेरिका के सदर के साथ, वो उसके चंद हफ्तों के अंदर ही 4 हफ्तों के अंदर जाके चीन के फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात करते हैं, तो मैसेज ये भेजते हैं कि देखें, हम जहां आपको हमारी बहुत ज़रूरत है मादनियात के हवाले से, क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, कोई अफगानिस्तान की कॉपरेशन के हवाले से, ईरान के हवाले से, नोबेल प्राइज़ की रिकमेंडेशन के हवाले से, वो तमाम चीज़ें, इसी तरह से चीन को भी फॉर स्ट्रेटेजिक रीजंस हमारी बड़ी सख्त ज़रूरत है, और हम बेसिकली तौर पे एक इंडिस्पेंसिबल किस्म के एलाय हैं जिसकी पूरी दुनिया को बहुत ज़रूरत है, खित्ते में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो पाकिस्तान का जो रजीम है वो दोनों तरफ खेल रहा है। ये क्लेवर गेम है, ये बड़ी मुश्किल किस्म की खेल है, और ये एक ऐसी खेल है जिससे अमेरिकन गुज़िश्ता 7-8 बरस में बड़े नाला रहे हैं, और 2016 से 2020-21 के दरमियान में डोनाल्ड ट्रंप ज़ाती तौर पर अब पाकिस्तान की ये जो एक ब्रिंक्समैनशिप है या जो उनकी लेवरेज पोजीशन है, इसके बहुत ख़िलाफ़ थे। अब कितनी देर तक शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम ये बैलेंसिंग एक्ट खेल सकेगा वाशिंगटन और बीजिंग के दरमियान में, दैट रिमेन्स टू बी सीन। लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में हो रहा है। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लेवरेज है उसे कमज़ोर करने के लिए हो रहा है। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं कि पिछले 24-48 घंटों में इमरान खान के ट्वीट से उर्दू में और उसके बाद अंग्रेज़ी में एक बड़ा सख्त किस्म का ट्वीट इशू होता है जिसमें कहा जाता है कि पाकिस्तान में मार्शल लॉ नहीं है, पाकिस्तान में आसम लॉ है, और इन तमाम लोगों से किसी भी किस्म का समझौता नहीं हो सकता, आवाम को निकलना पड़ेगा। तो वो भी एक मैक्सिमलिस्ट जो पोजीशन इमरान खान लेते हैं, वो एक बार फिर अपनी लेवरेज और अपनी नेगोशिएशन एबिलिटी को बढ़ाने की इमरान खान वहाँ कोशिश करते हैं। इमरान खान इज़ स्मार्ट अनफ एंड इंटेलिजेंट अनफ टू रियलाइज दिस थिंग कि इस स्टेज के ऊपर उन्हें एक हाफ वे जाके जो है शरीफ ज़रदारी आसिम रजीम से कोई डील मिल सकती है, उनको एक 100% किस्म के रिजल्ट्स जो हैं वो नहीं मिल सकते। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की
जो तमाम तर रैलीज़ हैं पाकिस्तान के अंदर हो, यूरोप के अंदर हो, कासिम और सुलेमान की जो प्रेजेंस है अमेरिका के अंदर हो, ये तमाम चीज़ें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के सपोर्ट बेस की जो नेगोशिएशन प्लांक है, उनकी जो नेगोशिएशन एबिलिटी है, उनकी लेवरेज को बढ़ाने की कोशिश है। और दूसरी तरफ से शरीफ सरदारी आसिम रजीम जो मसलसल कंसेशंस कर रहा है अमेरिका को। कभी आप देखते हैं कि फरवरी के महीने में जब बीच जेंट्री यहाँ पे आते हैं तो वो कहते हैं कि जी उनको रियल एस्टेट डील्स ऑफर की जाती हैं। वो कहते हैं मैं बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में जनरेट करूँगा, जिसमें असल में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि उनका भी ट्रम्प फैमिली के साथ ही रिलेशनशिप है, डोनाल्ड ट्रम्प जूनियर के साथ। फिर उसके बाद रेयर अर्थ मेटल पे पाकिस्तान के कानून में तब्दीली की जाती है। फिर क्रिप्टो करेंसी का बिलाल साकिब के तौर पे शोशा जो है वो छोड़ दिया जाता है। फिर पाकिस्तान के आर्मी चीफ जो है वो कहते हैं कि हम डोनाल्ड ट्रम्प को नोबेल प्राइज़ के लिए रिकमेंड करेंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है ये दर हकीकत रजीम अपने लेवरेज को बढ़ाना चाहता है और इमरान खान तहरीक इंसाफ पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की जो लेवरेजेबिलिटी है, ये डायस्पोरास की लेवरेजेबिलिटी है, उसको कम करना चाहता है। अंडर दी सर्कमस्टांसेस मैं एक इंटरनेशनल लेवरेज एग्जांपल भी आपके सामने अभी रखने वाला हूं, जिसका ताल्लुक फ्रांस से है, मशरक़ वस्ता से है, फ़लस्तीन से है। लेकिन उससे पहले मैं कंक्लूड ये करूंगा कि पाकिस्तानी जितने भी डायस्पोरा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उनको देखना ये है कि किस तरह से हमने अपने आप को हम कैसे ऐसे कंडक्ट करें कि हमारे लेवरेज में पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम के मुकाबले में इजाफा हो सके और मिलिट्री रजीम जो है वो हमें सीरियसली ले और हमसे बात करने के लिए तैयार हो जाए, जो कि इस वक्त वो कोई अच्छी डील किसी भी किस्म की देने के लिए तैयार जो है वो बिल्कुल भी नहीं है। ये यहाँ पर मेन कोशिश है, मैक्सिमलिस्ट पोजीशंस ली जाती हैं। अब इसके दरम्यान में बड़ी इंटरेस्टिंग बात वो होगी कि कासिम और सुलेमान डेफिनेटली पाकिस्तान आने की कोशिश करेंगे। उनका रास्ता कैसे रोका जाएगा? क्या उनको एयरपोर्ट के ऊपर डिटेन करके कि एक ज़माने में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के तौर जिस तरह उनको वापस भेजा गया था उल्टे कदम, वहाँ से उनको वापस भेजा जाएगा? या मुख्तलिफ जो एयरलाइंस पाकिस्तान की फ़्लाइट ले रही होंगी उनको बता दिया जाएगा कि ये दोनों पर्सोना नॉन ग्राटा हैं, ताकि कोई ज़्यादा बड़ी कहानी बनी ना सके। वो जहाँ से भी फ़्लाइट ले रहे हों, दुबई से ले रहे हों, आपको पता है कि दुबई तो बिल्कुल घर की बात है, दुबई से फ़्लाइट ले रहे हों, अबू धाबी से फ़्लाइट ले रहे हों, दोहा से फ़्लाइट ले रहे हों, लंदन से फ़्लाइट ले रहे हों, उनको फ़्लाइट ही जो है वो ना लेने दी जाए। लेकिन जिस तरह से भी कासिम और सुलेमान का रास्ता जो है वो रोका जाएगा, या वो जिस तरह से भी रोकेंगे उसकी ज़ाहिर न्यूज़ बनेगी, खबर बनेगी, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लेवरेज में किसी हद तक इजाफा जो है वो हो सकेगा। अगर आप कासिम और सुलेमान के चेहरों की तरफ देखें तो आपको मासूम चेहरे नज़र आते हैं। वो कोई बहुत खराट किस्म के ये लंबे चौड़े स्ट्रेटजिस्ट या क्लेवर किस्म के कोई सियासतदान तो है नहीं है। वो एक लार्जर जो स्ट्रेटजी है, खा वो जमाइमा गोल्ड्स की स्ट्रेटजी हो या किसी और की स्ट्रेटजी हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी हो या अलीमा फैमिली की स्ट्रेटजी हो, वो किसी स्ट्रेटजी का हिस्सा है। वो ज़ाती तौर पे तो कुछ बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। दिस इज़ हाउ ऑल दैट सिचुएशन हैज़ टू बी सीन एंड अंडरस्टूड। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो यूरोप की प्रोटेस्ट हैं या दुनिया भर में जो प्रोटेस्ट हैं 27 जुलाई से लेके 13-14 अगस्त तक, उसके हवाले से एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि क्या इन प्रोटेस्ट के अंदर सिर्फ पाकिस्तानी ओरिजिनल डायस्पोराज ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, या इन प्रोटेस्ट के अंदर हम देखेंगे कि लोकल जो बाशिंदे हैं, जो नॉन पाकिस्तानी हैं, कोई स्टूडेंट हैं, कोई डेमोक्रेसी एक्टिविस्ट हैं, कोई सहाफ़ी हैं, कोई वकला तंजीमों के लोग हैं, कोई वैसे मुख्तलिफ सियासी जमातों के लोग हैं, वो भी इनके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। अगर इसमें नॉन पाकिस्तानी एलिमेंट भी इन प्रोटेस्ट के अंदर नज़र आता है, जैसे मशरक़ वस्ता के हवाले से होने वाली प्रोटेस्ट में होता है, जिसका मैं भी जिक्र करने वाला हूँ, तो फिर इसका इन ममालिक के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अदरवाइज़ यही होगा कि आपने इसको सोशल मीडिया पे इसकी तस्वीर और इसकी फुटेज जो है वो पाकिस्तान में लोगों को आप दिखाएंगे कि कैसे दुनिया भर में पाकिस्तान के हवाले से मुजाहरे हुए हैं, ये रैलीज़ वगैरह जो है वो निकली हैं। फिर ये भी इम्पॉर्टेंट है कि क्या इन मुजाहरों को लोकल मीडिया, चले मेन टेलीविज़न चैनल, मेन अखबारात इसको कवर नहीं भी करते क्या, लेकिन सेकेंडरी टेलीविज़न चैनल, सेकेंडरी रेडियो स्टेशन, सेकेंडरी अखबारात जो होते हैं, हर शहर के अंदर अपना एक अखबार होता है, मैगज़ीन होता है, क्या वो इसे कवर करेगा? क्या इसे कहते हैं, इसके हवाले से कोई सोशल मीडिया वहाँ का इसको डिस्कस करेगा? ये तमाम चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक, अगर ऐसा हो सके तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लेवरेज जो है उसमें इजाफा होता है। इसी तरह से जो पाकिस्तानी डायस्पोरास दुनिया भर में फैले हैं, ठीक है अमेरिका में ज़्यादा बड़ी तादाद में है, ऑस्ट्रेलिया में बिल्कुल कम है, बरतानिया में बहुत अच्छी तादाद में, उनके पास एक आर्गुमेंट और दलील भी होनी चाहिए कि हमें पाकिस्तान में किस किस्म का ख़तरा जो है वो नज़र आता है। अगर आप में से जिन लोगों ने ज़ल्मे खलीलज़ाद के साथ मेरा इंटरव्यू देखा हो, एट वन पॉइंट मैंने ज़ल्मे खलीलज़ाद से कहा कि आप कहते हैं कि पाकिस्तान में आपको एक रिस्क है बहुत ज़्यादा, वो रिस्क क्या है? तो उन्होंने कहा कि मुझे रिस्क इम्प्लोजन का नज़र आता है, मुझे रिस्क मेल्ट डाउन का नज़र आता है कि पाकिस्तान जो एक इम्पॉर्टेंट एलाय है, इंपॉर्टेंट कंट्री है, जिसकी आबादी 250 मिलियन है, जो मगरब का एलाय रहा है, वहाँ पर जिस किस्म के हालात डेवलप कर रहे हैं, वहाँ पर अल्टीमेटली
अनफॉर्चुनेटली एक मेल्ट डाउन जो है वो हो सकता है। और ये बड़ा सही, ये बिल्कुल लॉजिकल रैशनल आर्गुमेंट है जो दुनिया भर में लोगों के सामने, डिसीजन मेकर्स के सामने, मीडिया के सामने रखने की ज़रूरत है कि अगर सूरत हाल यही रहेगी तो पाकिस्तान में एक इम्प्लोजन का ख़तरा है। अब मैं एक इंटरनेशनल एग्जाम्पल फ्रांस की, मशरक़ वस्ता की, फ्रेंच प्रेसिडेंट की, इजराइल की आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप में से जो लोग इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स को फॉलो करते होंगे, शायद आपने देखा हो कि जुमेरात के दिन फ्रांस के प्रेसिडेंट ने और फ्रेंच गवर्नमेंट ने, इमैनुअल मैक्रोन ने फॉर्मली तौर पे ये ऐलान किया कि वो बहुत जल्द पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज कर लेंगे और सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा में इस हवाले से कॉन्फ्रेंस की जाएगी बहुत से और ममालिक के साथ मिलकर। और फ्रांस जो कि G7 कंट्री का, G7 का एक इम्पॉर्टेंट और यूरोप का बहुत इंपॉर्टेंट, वेस्टर्न अलायंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, वो रिकग्नाइज करने लगा है पैलेस्टाइन को। इससे पहले स्पेन ने भी और नॉर्वे ने भी और आयरलैंड ने भी इस किस्म का इनिशिएटिव लिया है और इससे इसराइल के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ा था। अब ये एक ऐसी मूव है जिसका बैकग्राउंड ये बताया जाता है कि अप्रैल के महीने में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट इजिप्ट के अंदर गाज़ा के बॉर्डर के ऊपर एक छोटे से टाउन में पहुंचे, अरेश में, जहां पे फ़लस्तीनी रिफ्यूजीज़ का ट्रीटमेंट हो रहा था, वहां उन्होंने उनकी जो सूरत हाल देखी तो उसी वक्त उन्होंने अपना ये माइंड बनाया था कि इसका कुछ करना होगा और उन्होंने इनफॉर्मली तौर पर उसी वक्त कह दिया था कि फ्रांस जो है वो पैलेस्टीनियन स्टेट को रिकग्नाइज जो है वो करेगा। और उसके बाद से वो मसलसल नेगोशिएशन करते रहे, जहां महमूद अब्बास जो पैलेस्टीनियन स्टेट के प्रेसिडेंट हैं उनके साथ, अमेरिका के साथ, इसराइल के साथ उन्होंने राब्ते खोले। और इमैनुअल मैक्रोन ने कोशिश ये बहुत की कि उनके इस इनिशिएटिव का कम से कम 2 और ममालिक हिस्सा बन सकें, एक तरफ बरतानिया यूरोप में, दूसरी तरफ नॉर्थ अमेरिका के अंदर कनाडा। लेकिन दोनों जो हैं वो डर गए बावजूद फ्रांस के बहुत ज़्यादा दबाव के। सऊदी अरब उनके साथ खड़ा रहा, लेकिन अब लेटेस्ट सऊदी अरब की क्या पोजीशन थी, क्योंकि सऊदी अरब के साथ वो मिलकर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या एक डिक्लेरेशन जो है वो करना चाहते थे। अच्छा, ये क्यों कर रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन? ज़ाहिर है बहुत सी वजूहात की वजह से कर रहे हैं, फ्रांस का इसमें लेवरेज भी बढ़ता है, लेकिन फ्रांस के अंदर जो इमिग्रेंट्स हैं मशरक़ वस्ता के, उनका बहुत प्रेशर है। और पेरिस जो है वो यूरोप के, पेरिस और लंदन दोनों ही यूरोप के उन 2 शहरों में उनका शुमार किया जाता है जहाँ मुसलमानों के बहुत बड़े शहर हैं, पेरिस भी और लंदन भी। तो पेरिस के अंदर फ्रेंच गवर्नमेंट पे, फ्रेंच इंटेलेक्चुअल्स पे, लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स पे, गाज़ा से जो इमेजेस आते हैं उसका बहुत प्रेशर और दबाव है कि इसका कुछ ना कुछ जो है वो करना होगा। तो इमैनुअल मैक्रोन के ऊपर अपना प्रेशर है। इसी किस्म का प्रेशर सर कीथ स्टार्मर की जो गवर्नमेंट है ब्रिटिश, उसके ऊपर भी है, क्योंकि लंदन भी मुसलमानों का बहुत बड़ा शहर है, वो कि वहाँ पर मशरक़ वस्ता के लोग से इतने नहीं हैं, साउथ एशियन जो हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी ज़्यादा है। लेकिन वहाँ के जो पॉपुलरली इलेक्टेड मेयर हैं लेबर के, सादिक खान जो हैं, मोहम्मद सादिक खान जो हैं, उन्होंने भी बहुत दबाव दिया है ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर कि हमें पैलेस्टाइन को रिकग्नाइज करना चाहिए, हमें फौरी तौर पर जंगबंदी जो है वो करनी चाहिए। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट डरती है डोनाल्ड ट्रंप से, और जिस वक्त फ्रांस ने ऐलान किया उसके उसी वक्त में कीयर स्टार्मर का बहुत बड़ा मसला ये था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो स्कॉटलैंड पहुंचे। तो ब्रिटिश पॉलिसी 1960 से ये है कि हमने अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी की, मशरक़ वस्ता की हद तक हमने उसके ख़िलाफ़ बिल्कुल उसको रेजिस्ट नहीं करना। इसकी बड़ी लंबी चौड़ी हिस्ट्री। और कनाडा भी इस वक्त बहुत डरा हुआ है ट्रंप से, इसलिए दोनों ने फ्रांस का साथ नहीं दिया। और डोनाल्ड ट्रंप से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इमैनुअल मैक्रोन अच्छा आदमी है, इज़ अ गुड गाय, लेकिन जो कुछ भी कर रहा है ये फजूल है, इसका कोई नतीजा नहीं निकल सकेगा। और इसराइल की तरफ से और ज़ायनिस्ट ग्रुप की तरफ से फ्रांस को, इमैनुअल मैक्रोन को ब्लास्ट किया गया और उनको कहा गया कि फ्रांस दर हकीकत जो है वो हमास की पॉलिटिक्स खेल रहा है, हमास की मदद कर रहा है, जिसने 7 अक्टूबर को दहशतगर्दी की है। तो फिर फ्रेंच डिप्लोमेट से ये सवाल पूछा है, खबर रसा एजेंसी रॉयटर्स ने और भी बहुत से सहाफ़ियों ने या एनालिस्ट ने पूछा है कि फ्रांस इससे अचीव क्या करना चाहता है। तो फ्रेंच डिप्लोमेट से ये कहा है कि आप मत समझें कि ये बेकार है, बिकॉज जितनी कोशिश इसराइल ने मार्च अप्रैल से अब तक फ्रांस को रोकने के लिए की है और जितना ज़्यादा ज़ायनिस्ट ग्रुप ने हमारे ऊपर अटैक किए हैं, इससे क्लियरली पता चलता है कि जो फ्रेंच रिकग्निशन है इट मैटर्स, और फ्रेंच रिकग्निशन पैलेस्टीनियंस के लेवरेज को बढ़ाती है, इसराइल के ऊपर जो है वो दबाव डालती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, जो दुनिया भर में फैली हुई है, पाकिस्तान के अंदर है, उसे भी अपने लेवरेज को बढ़ाना है। अनफॉर्चुनेटली जिस किस्म के हालात पाकिस्तान के अंदर हैं, उनके जो मुखालिफ हैं वो अच्छी तरह से समझती है पाकिस्तान का मिलिट्री रजीम कि इनके लेवरेज को हमने बढ़ने नहीं देना। ये वो कॉन्टेस्ट है जैसे हम इस वक्त देख रहे हैं। चंद अल्फाज में आदिल राजा की स्ट्रगल के हवाले से कह दूँ कि 4 दिन का जो मुकदमा था लंदन की एक कोर्ट में, आदिल राजा मुखालिफ, जिसमें ज़ाहिर ब्रिगेडियर राशिद नसीर जो फॉर्मर सेक्टर कमांडर हैं लाहौर के अंदर ISI के, उन्होंने हद तक की इज्जत का ये केस किया हुआ था, जिसमें उनका कहना यह है कि उनकी जो रेपुटेशन थी बरतानिया के अंदर, लंदन के अंदर, वो बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई है आदिल राजा के ट्वीट्स की वजह से और उनके वीलॉग्स के हवाले से।
अब इसमें अदालत ने ज़ाहिर उसको सुन लिया, फ़ैसला उन्होंने भी सुनाना है। और ये ज़हन में रखिए कि जैसा कि बैरिस्टर शहजाद अकबर ने अपने ट्वीट के ज़रिए बताया है, 5% केसेस होते हैं जो अदालत तक पहुँचते हैं, वरना 95% केसेस में लोग पहले ही नेगोशिएट कर लेते हैं वकला की हद तक। और इससे पहले कहा जाता है कि 19 केसेस में ISI जो है उसने नेगोशिएट करके लोगों को चुप करवा दिया है। लेकिन आदिल राजा जो हैं वो दलेर हैं, बाअसूल हैं, वो आखिरी वक्त तक खड़े रहें। अब इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? अगर ये फ़ैसला जो है $50,000 जो मांगे हैं राशिद नसीर साहब ने, और 3.5 लाख उनका वकला का खर्चा है, और ये सारे के सारे ज़ाहिर 4 लाख पाउंड का खर्चा तो सारे ISI का है। तो अगर उनको उनके हक़ में एक फ़ैसला होता है तो ये 4 लाख पाउंड जो है वो आदिल राजा को देने हैं, जो आदिल राजा के फरिश्तों के पास भी नहीं है। वो बैंक्रप्सी डिक्लेयर कर देंगे और 4 लाख पाउंड का ये खर्चा जो है वो पड़ जाएगा ISI को। ज़ाहिर ISI के लिए 4 लाख पाउंड की कोई अहमियत नहीं है। अगर ये फ़ैसला आदिल राजा के फेवर में हो जाता है तो ISI की बहुत बड़ी सुबकी और बहुत बड़ी ह्यूमिलिएशन होगी। ज़हन में रखें कि अदालत हर मुल्क की जो होती है वो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट की तरफ देखती है फ़ैसला करने से पहले। अमेरिका में थोड़ा सा ये कम है तो अमेरिका में भी यही कि इस्टेब्लिशमेंट की बात अदालतें देखती हैं, उनको ब्रीफ भी किया जाता है। लेकिन बरतानिया की अदालतें इस हवाले से अमेरिकन कोर्ट्स के मुकाबले में ज़्यादा कमज़ोर हैं। वहाँ की अदालत जो है, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट भी रवायती है, वहाँ की अदालत भी ज़्यादा रवायती है। बहरहाल ये तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इसमें से जो असल चीज़ देखने वाली होगी कि जज साहब जो फ़ैसला लिखेंगे, क्या उसके नतीजे में आदिल राजा सिर्फ राशिद नसीर के ऊपर ही बात नहीं कर सकेंगे, या आदिल राजा के ऊपर एक ब्लैंकेट गैग ऑर्डर कोर्ट प्लेस कर देगी कि आप किसी भी शख्स के बारे में बात ना करें या आप सोशल मीडिया के ऊपर कमेंट ना करें। मेरा ख्याल है बहुत मुश्किल होगा, बिकॉज असल में जो कोशिश यहाँ पर ISI की है वो तो ये है कि जितने भी लोग शरीफ सरदारी आसिम रजीम को और ISI को क्रिटिसाइज़ करते हैं उनके मुंह बंद करवाए जाएँ, उनको एहसास दिलाया जाए कि आप सब ख़तरे में हैं और हम आपके ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये जो जज साहब ने फैसला लिखना है उसकी दर हकीकत ये अहमियत होगी। एंड वी लुक फॉरवर्ड टू सी कि वो क्या रिजल्ट लिखते हैं, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसके अंदर क्या फ़ैसला करते हैं, क्या नुक्ते जो हैं उसमें लिखे जाते हैं। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।